हेलो स्टूडेंट्स, physics1on.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पार्ट 2 में क्या है। आपने देखा था कि पार्ट 1 में हमने व्हाट इज़ फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये 3 टॉपिक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 4th एंड 5th, यानी कि यही 2 लास्ट टॉपिक हैं इसमें बचे हुए हैं। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, कंजर्वेशन लॉ, पार्ट 2। ये सेकेंड क्लास है, क्लास 11th की। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। उसके पहले आपको एक चीज़ देखनी है कि नेचर में बहुत सारे फोर्स आप पर डे फील करते हैं, बहुत सारे फोर्स, लॉट ऑफ फोर्स, सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्स। कौन कौन से? मस्कुलर फोर्स, हिंदी वाले समझ लें, जिसको हम कहते हैं पेशीय बल। कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडीज़, कोई भी 2 बॉडीज जब आपस में कॉन्टैक्ट में रहती हैं तो उनके बीच भी फोर्स लगता है। फ्रिक्शन, जिसे आप घर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल। द फोर्स एक्सर्ट बाय कंप्रेस्ड आर इलोंगेटेड स्प्रिंग, अगर कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को आप प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उसे फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ ब्यांसी, व्हाट इज ब्यांसी फोर्स? आप समझ लीजिए ब्यांसी फोर्स क्या होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में, पानी में, मान लीजिए वाटर है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट जैसे नाव, ठीक है, बड़े से जो शिप होते हैं, जहाज, उनको समझ लीजिए कि अगर पानी में ये जो नाव चल रही है, किस वजह से चल रही है? ये फोर्स है ब्यांसी के वजह से। इसे हिंदी में कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या बोलते हैं इसको? उत्प्लावन बल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में, वाटर आप बोल लीजिए, इस वाटर में होता है, तो इस ऑब्जेक्ट पर वाटर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ ब्यांसी, ठीक है। विस्कस फोर्स क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट वाटर में अंदर की तरफ जाता है, मान लीजिए पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें छोड़ दिया गया, तो इस ऑब्जेक्ट पर सब तरफ से फोर्स लगता है और उस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। श्यान बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? श्यान बल बोलते हैं, ठीक है, श्यान बल, ठीक है। श्यान बल ऐसे लिखेंगे, श्यान बल। द फोर्स ड्यू टू प्रेशर, जब किसी लिक्विड पर प्रेशर पड़ता है तब भी फोर्स लगता है। द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तनाव, पृष्ठ तनाव जो होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में, सरफेस टेंशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड सो ऑन। यानी कि बहुत सारे फोर्स को हम पर डे फील करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। अब उनमें से कौन कौन से फोर्स आपको समझने हैं, आपके सिलेबस में क्या क्या है, आइए देखते हैं। फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, यानी प्रकृति में जो फंडामेंटल, यानी कि जो बेसिक फोर्स हैं, जिनको हम कहते हैं आधारभूत बल, आधारभूत बल, या फिर मूल बल, मूल बल, ठीक है। तो मूल बल कौन कौन से होते हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए व्हाट इज फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नीडेड टू पुश, कैरी ऑन थ्रू ऑब्जेक्ट्स, डिफॉर्म और ब्रेक देम। अगर किसी चीज़ को आपको धक्का देना है तो फोर्स की ज़रूरत होगी। किसी चीज़ को आपको खींचना है तब भी फोर्स की ज़रूरत होगी। किसी चीज़ को तोड़ना है, बीच से क्रैक करना है, तब भी आपको फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। यानी कि फोर्स को हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा अनुभव करते हैं, फील करते हैं, ठीक। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहले क्या था? सबसे पहले जो अरस्तु थे, हमारे अरिस्टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है, अरस्तु को अरिस्टोटल लिखते हैं। अरस्तु जो थे, उन्होंने कुछ आइडियाज़ दिए थे फोर्स के बारे में, जो क्या हुए? गलत से जो साबित हुए, ठीक है। तो सही आइडिया कहाँ से आया? सही आइडिया आया आइजैक न्यूटन की थ्योरी से। न्यूटन का नाम सभी लोग जानते होंगे, बहुत सी फेमस साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, ठीक है। तो न्यूटन का जब बहुत सारे फेमस लॉज जब इनके आए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने बताए, तब जा कर के फोर्स
का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फोर्स के बारे में जब भी कभी बात होगी तो न्यूटन का नाम सबसे पहले आएगा। किसका नाम पहले आएगा? न्यूटन का। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, यहाँ पर एक स्लाइड लग गई है, देख लीजिएगा आप लोग। मेनली कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स होते हैं नेचर में? ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, इन्हीं से बाकी सारे फोर्स जनरेट होते हैं, बाकी सारे फोर्स इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व आकर्षण बल। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए, अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे, ये मास m1 और m2, तो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और आपने उसको क्या कहा? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही आपने पढ़ा था, जहाँ पर कैपिटल जी को आपने क्या कहा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, कहाँ लगता है? 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर काम करेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? फंडामेंटल फोर्स है, यानी कि मूल बल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, अभी आप जब सेकेंड ईयर में होंगे तो आपको पढ़ेंगे कूलाम का नियम। जैसे यहाँ पर मास के बीच में फोर्स लग रहा है ये, वैसे ही फोर्स कहाँ लगेगा? जो चार्ज हैं, आवेशों के बीच बल लगेगा। ये 2 आवेश अगर हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तब क्या होगा? तब बिल्कुल सेम ही वैसे ही फोर्स काम करेंगे इनके बीच। कौन कैसा होगा इसका फार्मूला? अगर कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे, जैसा फार्मूला ग्रेविटेशनल का था सेम फार्मूला वही होगा। डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस देखिए, F इज इक्वल टू, डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्या? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी आपने देखा इसके पहले कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखा गया वहाँ पर लिखा था F इज इक्वल टू कैपिटल G, यहाँ पर क्या था? कैपिटल G, और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था m1 m2, यानी कि मास के बीच में, द्रव्यमानों के बीच में जब भी फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और आवेशों के बीच में, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ। क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ। वैसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो लगता है Q1 और Q2 आवेशों के बीच में, उसे हम कहते हैं कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। ठीक है, बात समझ में आई? आइए देखते हैं। ये 2 हमारे फंडामेंटल फोर्स हो गए जो नेचर में होते हैं, बाकी सारे फोर्स इन्हीं सबसे जनरेट होंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से होते हैं? आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, अब ये कहाँ काम करते हैं? प्रबल नाभिकीय बल जो होते हैं वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधते हैं। आप सभी जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। कोई भी एटम 3 जो मूल कण हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनसे बनते हैं। किससे किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? बीच में एक पार्ट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, यानी कि जिसे हम कहते हैं नाभिक।
तो इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो किनारे किनारे कक्षाएं होती हैं, जो ऑर्बिट्स होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं, जिनकी वजह से नाभिक बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है। वहाँ पर फोर्स कौन सा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि प्रबल नाभिकीय बल लग रहा है। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल कहाँ लगता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच में। ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, नाभिक में होते हैं। नाभिक कहाँ होता है, एटम में होता है, परमाणु में होता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, जरा मैं इसको इरेज कर दूं। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वी के बारे में जानेंगे। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं ये कहाँ लगते हैं, ये कुछ जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर एक्शन आप बोल लीजिए। एक्शन का मतलब कौन सा कार्य, कौन सी क्रिया होती है। आपने पढ़ा होगा कि जो क्षय होता है, एक आपने पढ़ा होगा वर्ड क्षय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीके, DECAY। अब ये डीके क्या है, क्षय क्या है, आप देखिए। एक वर्ड आपने देखा होगा, एक चीज आपने देखी होगी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। कौन सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, और आप जानते हैं रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनसे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। कौन कौन सी, अल्फा बीटा और गामा रेज। ठीक है, तो अक्सर ये देखा गया है, ये जो प्रयोग हैं, जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उनके आधार पर देखा गया है कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स हैं वो कहाँ काम करते हैं, जब बीटा डिके होता है, यानी कि बीटा क्षय जब होता है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, रेडियो एक्टिव पदार्थ से, तब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स इसमें काम करता है। क्लियर हुआ ना। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए थोड़ी सी, हालांकि यहाँ नहीं है टॉपिक में, लेकिन आप जान लीजिए क्या, कि जब कभी बीटा क्षय होता है तो क्या निकलता है। अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से भी एक बीटा कण निकले, एक बीटा पार्टिकल निकले, तो क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक अनावेशित कण। ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज नोन एज क्या, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का सिंबल ये है, न्यूट्रिनो, 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 NEUTRINO, न्यूट्रिनो, ऐसे लिखते हैं न्यूट्रिनो को, न्यूट्रिनो। ठीक है, ये भी जब जब कभी किसी भी न्यूक्लियस से, किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से बीटा क्षय होगा, बीटा डिके होगा, तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर बीटा डिके होता है, वहाँ पर वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। क्लियर हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बनी हुई है, इस टेबल से आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि कौन फोर्स किससे पावरफुल है, कौन फोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, आप देखिएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा 1 है, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इनको आपस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनकी रेंज क्या है। रेंज का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट तक काम करता है। इनफाइनाइट का मतलब है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस चाहे जितनी हो, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जरूर काम कर रहा होगा, ये मतलब है। ठीक है, इस टेबल को आप पूरा देख लीजिएगा। ठीक, और बाकी देखिएगा सबके लिए एक चीज सेम है यहाँ पर। ठीक है, तो जो किन किन के बीच काम करेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेम नहीं है सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ऑल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि यूनिवर्स के जो ब्रह्मांड के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बीच में काम करेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पर काम करता है, आप देखा अभी मैंने बताया है क्या, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स, पार्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ पर काम करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा चार्ज्ड पार्टिकल्स पर। ठीक है, अभी हमने बताया कि दो चार्ज के बीच में काम करेगा। ठीक है, प्लस माइनस या प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहाँ काम करेगा, न्यूक्लियॉन्स में, हैवियर एलिमेंट्स पार्टिकल में, जो बहुत भारी नाभिक होंगे, ठीक है, बहुत भारी कण होंगे, उनमें काम करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपको ये टॉपिक है, ये है कंजर्वेशन लॉ।
ठीक है, जिसे हम कहते हैं संरक्षण नियम। क्या कहते हैं इसको? संरक्षण नियम। अच्छा, ये जो वर्ड है संरक्षण, कंजर्वेशन, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आपको दे दिया जाए और ये ऑब्जेक्ट बाद में भी, कुछ दिन के बाद भी वैसा ही रहे, ठीक है, तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन। संरक्षण का मतलब क्या होता है? कोई चीज जैसी है वैसी ही रहे, इसे कहते हैं संरक्षण होना, संरक्षित होना। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? देखिएगा, जितनी भी भौतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फोर्सेस से काम करती हैं, डिफरेंट फोर्सेस की वजह से वो गवर्न होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा? कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो चेंज होती हैं, किसके साथ? टाइम के साथ। कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो चेंज हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन जो फैक्ट ये है, जो मुख्य तथ्य क्या है कि कुछ क्वांटिटीज क्या होती हैं? कंजर्व रहती हैं, ठीक है, यानी कि संरक्षित रहती हैं। ठीक, अब उनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो संरक्षित रहती है? देखिएगा, अब एक एग्जाम्पल से यहाँ समझिए कौन सी चीज़। संरक्षण का मतलब क्या होता है? जो कंजर्वेटिव लॉ है उसका मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ा जाए, इस जगह से फ्रीली नीचे की तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ, ठीक है, तो अभी जब यहाँ पर छोड़ा गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी? कौन सी एनर्जी थी? आप सोचिए जरा। इसके पास एनर्जी थी कैपिटल यू, दैट इज स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी थी। क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगी बात? और जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में बदलती जाएगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलेगी। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर होगी बात? और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और जो पोटेंशियल एनर्जी है स्थितिज ऊर्जा, उसका फार्मूला क्या होता है? mgh, यानी कि जो mgh है वही धीरे धीरे mv स्क्वायर में चेंज होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? क्या हमने इस एनर्जी को जनरेट किया? नहीं। क्या एनर्जी नष्ट हो गई, खत्म हो गई? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ना तो हम डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना तो क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो जनरेट कर सकते हैं, यानी कि ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो समाप्त कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? होगा केवल इतना कि उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बस इतना ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, तो ये जो कंजर्वेशन है इसमें, किसमें? जब कोई चीज़ फ्रीली ऊपर से गिरती है उसमें कंजर्वेशन का मतलब क्या? कंजर्वेशन का मतलब उसमें ये कि आगे वाली स्लाइड में देखिएगा कि वहाँ पर जो एडिशन होता है किसका? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, वो कंजर्व रहता है। ठीक है, कैसे? ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो टोटल एनर्जी है इसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हिंदी में कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। तो जब कहीं भी यांत्रिक ऊर्जा की बात आएगी तुरंत आप समझ जाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब आपस में जोड़ेंगे तब क्या मिलेगी? तब मिलेगी यांत्रिक ऊर्जा, और यही यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, यानी कि दोनों का एडिशन हमेशा जैसे पहले था वैसे ही बाद में रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा ये देखिए जरा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसने ऊपर से गिरना शुरू किया, अभी मान लो गिर नहीं रहा है स्टार्ट में यहाँ पर, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है? इसके पास है mgh, यानी कंप्लीटली इसके पास mgh है, यानी कि ये u है। लेकिन इस जगह पर मूवमेंट कर रहा है? नहीं। जब मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो जीरो होगी। इसका मतलब ये मैक्सिमम है और ये वाली क्या है? जीरो है। तो आंसर कितना आएगा? उतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे क्या होगा? mgh, ये पिंड जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। नीचे की तरफ जब गिरना शुरू होगा तब इसकी mgh एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी, यानी mgh कम होगी, उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। दोनों का एडिशन फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट स्टेज पर यानी कि जैसे ये अर्थ पर गिरने वाला होगा इसकी कंप्लीट एनर्जी यानी कंप्लीट इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी, तब
पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तब भी एडिशन उतना ही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज थॉट टू बी वैलिड अक्रॉस ऑल डोमेन्स ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति के जितने भी क्षेत्र हैं सभी में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लागू होता है। और इसे हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसको, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत प्रगति के सभी क्षेत्रों में काम करता है। फर्स्ट क्लास में आपने देखा था कि कितने कितने क्षेत्र हैं, यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्थूल और इसे कहते हैं सूक्ष्म भौतिकी। तो ये सूक्ष्म भौतिकी है, स्थूल भौतिकी है, यानी ये माइक्रोस्कोपिक है और ये मैक्रोस्कोपिक है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ से, आइंस्टाइन जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो मास है, इस मास को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी मास m इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी कैपिटल E गिवन बाय द रिलेशन कैपिटल E इज इक्वल टू m इंटू मल्टीप्लाई लगा हुआ ये m इंटू सी स्क्वायर। अब c क्या है, ये स्मॉल c है, ये है स्पीड ऑफ लाइट, और आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो कैपिटल E इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर। ये हो गया मास एनर्जी इक्वेशन। इसको हम कहते हैं क्या, मास एनर्जी इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। और अगर पूछे कोई द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने कहा, किसने बताया, किसने इन्वेंट किया, तो किसने इन्वेंट किया, आइंस्टीन की थ्योरी है, ये आइंस्टीन ने इन्वेंट किया। तो ये सेकंड क्लास थी आपकी, कंप्लीट हुई, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला चैप्टर जल्दी ही हम लोग लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।